जो अपर हाउस में लीडर हैं, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हेल्थ और केमिकल फर्टिलाइजर, आप सबके परिचित आपके बीच में है। इनका परिचय कराना वैसे आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप सब उनके परिचय के मुताबिक नहीं है। औपचारिकता के नाते आपका इस वार्ता में स्वागत। इनके साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का झंडा वंदन करने वाले ऐसे हमारे नेता आदरणीय राजीव बिंदल जी, आदरणीय टंडन जी जो हमारे हिमाचल के सह प्रभारी हैं, हमारे मध्य में पार्टी के महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदरणीय सिकंदर जी, शिमला लोकसभा से हमारे लोकसभा सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, मंच में विराजमान राकेश जम्वाल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय बड़े भाई हर्ष महाजन जी, आदरणीय रणधीर जी और सब इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पत्रकार मित्रों, आपका इस वार्ता के लिए आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। अब मैं आग्रह अनुरोध करूंगा हमारे सम्मानीय नेता से कि वो अपना विषय, अपनी बात हिमाचल के गौरवशाली पत्रकारों के सामने रखे। आज के इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित पार्टी के अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के वर्तमान नेता श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रभारी संजय टंडन जी, लोकप्रिय सांसद यहाँ के सम्माननीय सुरेश कश्यप जी, राज्यसभा में मेरे साथी सिकंदर जी, रणधीर शर्मा जी, राज्यसभा में मेरे साथी हर्ष महाजन जी, राकेश जम्वाल जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, मीडिया के और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज अपने कर्म भूमि पर आने का मौका मिला है और अपने सभी वरिष्ठ पत्रकारों से भी मिलने का मौका मिला है। ये पत्रकार वार्ता तो जरूर है, लेकिन एक तरीके से पत्रकार मिलन है, क्योंकि मेरा आपसे मुलाकात होना संभव हो पाया है। ये मेरे लिए विशेष खुशी का विषय है। कल मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही 12 साल से जो लगातार निरंतर प्रधान सेवक के रूप में उनके नेतृत्व में देश की जो उन्होंने सेवा की है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने इस बात की भी चर्चा की थी कि आज़ाद भारत में सबसे लंबे अवधि तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का सौभाग्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है और मिल रहा है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का भी रिकॉर्ड 4,398 दिन का, उसको तोड़कर वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं। मित्रों, जहां तक हिमाचल का सवाल है, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं हिमाचल की जनता को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बारंबार चुनाव में आदरणीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। फिर चाहे
2014 का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो या 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, सभी चुनाव में 100% रिजल्ट चारों की चारों लोकसभा सीट्स भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने दिया है। मैं अपनी ओर से हिमाचल की जनता को इसके लिए विशेष करके बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अभी अभी जो हाल ही में पंचायती राज के चुनाव और इसके साथ साथ नगर निगम के भी चुनाव हुए हैं, उसमें भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है। सभी नगर निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आप सब ने सफलता दिलाई है। मैं इसके लिए भी हिमाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और यह चुनाव के नतीजे हिमाचल के जनता का मूड क्या है उसको भी प्रतिलक्षित करता है और जनता का मूड स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ऐसा हम सबको दिखता है। मित्रों, मैंने आपसे कहा कि आपका आशीर्वाद हमको हमेशा मिला है। आशीर्वाद के साथ साथ देश में मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ी प्रगति भी की है और विकास की एक लंबी छलांग लगाई है। और अर्थतंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो आज हम मजबूत अर्थतंत्र के ढांचे में खड़े हैं, यह भारत को हम देखते हैं। हम फ्रेजाइल 5 से निकल करके 4th लार्जेस्ट फास्ट मूविंग इकोनॉमी के रूप में हम दिखता है। जो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था वो आज बिल्कुल कंट्रोल में है। जो पॉलिसी पैरालिसिस से हम गुजर रहे थे उससे निकल करके एक मजबूत निर्णायक सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको दिखता है। और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं, सब ने भारत को एक मजबूत इकोनॉमी के दृष्टि से देखा है। कोई इसे दी ब्राइट होप के रूप में देखता है, कोई इसे वर्ल्ड स्लो ग्रोथ में दी ओनली होप इंडिया को देखता है। तो इस तरीके से आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भारत ने एक मजबूत अर्थ के संरचना करते हुए अपने आप को एक स्टेबल इकोनॉमी से आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत से फैसले ऐसे हैं जो हमें दुनिया में स्थापित कर रहे हैं, फिर चाहे वो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का हो। लगभग 51 लाख करोड़ हैज बीन डिस्पर्स्ड थ्रू डीबीटी और इसमें लगभग 4.3 लाख करोड़ जो लीकेज होता था उसको हम रोक पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थ की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कितना बड़ा देश को लाभ हो चुका है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं हिमाचल के संदर्भ में बात करूं तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यहां एक धारणा बनाई जा रही है और सुखविंदर जी की सरकार अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं और भारत सरकार का मंत्री होने के नाते, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार का एक मंत्री होने के नाते जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बढ़ चढ़कर हिमाचल को हमेशा समर्थन दिया है, आर्थिक सहायता दी है और
जो ड्यू नहीं है वह भी देने का प्रयास हिमाचल को किया गया है। और मैं यह भी आपको आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, और हिमाचल के लिए तो कदापि नहीं है, वैसे किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन हिमाचल मोदी जी के लिए विशेष स्थान रखता है, ये आप सब जानते हैं। मैं आपके सामने से कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। 2024-25 के साल में 2381 करोड़ रुपए स्पेशल असिस्टेंस के रूप में भारत सरकार ने हिमाचल को दिया है। उसी तरीके से 2024-25 में ही एनडीआरएफ से पोस्ट डिजास्टर रिकवरी के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए 2006 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं, और एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट में 2150 करोड़ रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है। आज नेशनल हाईवेज का जाल बिछाया जा रहा है। 4 लेनिंग में हिमाचल प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपीस स्पेंड हुए हैं, और 668 किलोमीटर्स 4 लेन्स बनी है। 668 किलोमीटर्स इंपॉर्टेंट मेजर कॉरिडोर्स पे काम चल रहा है। प्रदेश को क्रिस क्रॉस किया गया है कनेक्टिविटी के दृष्टि से, कीरतपुर से लेकर के मनाली तक, शिमला से लेकर के धर्मशाला तक, पठानकोट से मंडी, शिमला से मटौर, पिंजौर बद्दी नालागढ़, परवाणु सोलन शिमला, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो 4 लेन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और हिमाचल की जनता को कनेक्टिविटी मिलने के लिए मुख्य रूप से काम हुआ है। हाइडल प्रोजेक्ट की दृष्टि से अगर हम जाने, आप सब पत्रकार रेणुका डैम के बारे में लंबे समय से लिखते रहे। रेणुका डैम को नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, और 7,000 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन हो चुके हैं। हमारे लूरी स्टेज 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 1,800 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं और काम चल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर ऑपरेशनल हो रहा है, 531 करोड़ रुपीस उसमें भी खर्च हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऊना, इसको 13 अक्टूबर 2022 को डेडिकेट कर दिया गया है। स्मार्ट सिटीज में शिमला और धर्मशाला जहां इंक्लूड हुए हैं, वहीं 1,188 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं। उसी तरीके से रेलवेज में इसी साल हिमाचल के लिए 2,911 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 2,911 करोड़ रुपीस। 4 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। 255 किलोमीटर की रेल लाइन में 13,168 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अमृत भारत के स्टेशन 4 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशंस बनाया जा रहा है, जिसमें अंब अंदौरा आता है, बैजनाथ पपरोला आता है, पालमपुर आता है, शिमला आता है। ये सब वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। उसी तरीके से वंदे भारत जो 165 से ज्यादा ट्रेन चल रही हैं, उसमें हिमाचल में भी दिल्ली अंब अंदौरा ये ट्रेन ऑपरेशनल है। इलेक्ट्रिसिटी में सूर्य घर योजना में बहुत बड़ा काम हुआ है। बहुत छोटी अवधि में 10,339 घरों के रूफटॉप्स पर सोलर पैनल्स लग चुके हैं। सब्सिडी 73 लाख की सब्सिडी दी जा चुकी है। हेल्थ केयर पर मैं विशेष करके आना चाहूंगा। हेल्थ केयर में एम्स बिलासपुर 1400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार है, ऑपरेशनल है। 2,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उस पर खर्च हो रहे हैं।
रेकरिंग कॉस्ट उसका 2000 करोड़ रुपए है प्रति साल का। 547 नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। कुल मिलाकर के देश में 820 मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। चंबा, नाहन और हमीरपुर को 547 करोड़ रुपीस देकर के इन हॉस्पिटल्स को, इन मेडिकल कॉलेजेस को भी चलाया गया है। पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर पर काम तीव्र गति से चल रहा है। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो चमियाना में बना है वह भी 200 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यह दीगर बात है कि मैंने 2012 में शिलान्यास किया था और बनाने में आपने 2026 लगा दिए। अभी तक तो मैं 2 और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दे चुका होता अगर आप समय पर काम कर रहे होते। आप मतलब हिमाचल की सरकार। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये बार बार चर्चा करते हैं कि हमको जायका मिला, जायका मिला, और जापान को धन्यवाद देते हैं। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं 22 मई 2025 को हमारे मुख्यमंत्री मुझसे मिलने दिल्ली आए थे और उन्होंने एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट के बारे में मेरे से चर्चा की थी। और 30 जून 2025 को इनको 1482 करोड़ रुपए का हम लोगों ने जायका से प्लान अप्रूव कराया और इनको भारत सरकार की सहमति से जायका का 1422 करोड़ रुपए मिला है। उसमें भी मैं एक बात बता दूं कि ये 90% ग्रांट है, 90% भारत सरकार देने वाली है, 90%। इसलिए यहां जो ये दिखाते हैं कि मैं जापान से लाया, ये जापान से नहीं लाया, ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है जो जापान और भारत के बीच में करार है, जिसको भारत रिपे करता है, भारत सरकार रिपे करती है। और 90% का ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मोदी जी की सरकार ने दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आपका हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज को आप स्ट्रेंथन कर रहे हो, नाहन के मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेंथन कर रहे हो, मंडी नेरचौक के मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेंथन कर रहे हो, टांडा के मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेंथन कर रहे हो, चंबा के मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेंथन कर रहे हो और आईजीएमसी को आप स्ट्रेंथन कर रहे हो। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये जो तस्वीरें बदल रही हैं, ये बदलना भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। ये ध्यान में रखना चाहिए। और 22 मई को ये मुझसे मिले और 30 जून को इनको जायका का प्रोजेक्ट क्लियर करके दिया गया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 3 टेस्ला एमआरआई मशीन्स दे रहे हैं, हाई एनर्जी लिनैक मशीन मंडी और चंबा में दे रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल हमीरपुर में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वो रोना रोते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमें पैसे नहीं मिल रहे, मैं इनकी तस्वीर आपको बताना चाहता हूं। 2021-22 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम में इनको हमने 360 करोड़ रुपए दिए हेल्थ के लिए, सिर्फ हेल्थ के लिए। 15 क्रिटिकल ब्लॉक बनने थे, 15 क्रिटिकल ब्लॉक। 2025-26 आ गया, पीएम अभीम क्लोज डाउन हो रहा है, अब बंद होगा, यह स्कीम समाप्त हो रही है। एक भी क्रिटिकल केयर यूनिट हिमाचल प्रदेश में नहीं बना है। यह है इनके कारनामे। 12 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इनको बनाने के लिए हमने इनको पैसा दिया। अभी तक एक भी लैब बन करके तैयार नहीं हुई है, स्कीम समाप्त होने वाली है। उसी तरीके से 73 प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स के ब्लॉक्स बनने थे, 73 अभी तक एक भी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। स्कीम 25-26 में समाप्त होने जा रही है। यह है लाल के हाल पालने में नजर आते हैं। यह है इनके कारनामे। 5 साल की स्कीम थी, इनको हमने
इसके तहत हेल्थ में ही हमने 360 करोड़ रुपए दिए थे, यह खर्च ही नहीं कर पाया, अब ये पैसा वापस जाए। उसी तरीके से 15वें फाइनेंस कमीशन में, 15th फाइनेंस कमीशन में सिर्फ हेल्थ में हमने इनको 521 करोड़ रुपए अप्रूव करके दिए, 521 करोड़। सिर्फ 52% ये खर्च कर पाए। 15 फाइनेंस कमीशन समाप्त हो चुका है, 16 फाइनेंस कमीशन शुरू हो गया है, पैसा लैप्स कर चुका है। सीएजी की रिपोर्ट में लगभग इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का डेट डेवलप कर लिया है। मैं फार्मा ड्रग, बल्क ड्रग पार्क की बात करना चाहूंगा। जयराम जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने मुझसे बहुत आग्रह किया था। मैं उस समय भारत का स्वास्थ्य मंत्री था और मैंने बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को दिया था और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमको मिला था। यह इसमें 1000 करोड़ रुपए ग्रांट है जो भारत सरकार ने ग्रांट दिया है। 225 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं, अभी सिर्फ 102 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। यह स्कीम 2025 में इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस के साथ ये शुरू हुई है। 2021-22 में मैंने स्कीम दी, 2025 में ये काम शुरू करते हैं और अभी सिर्फ 102 करोड़ रुपए खर्च कर पाए हैं। लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। तो ये इनका रिकॉर्ड है। इनको हमने मेडिकल डिवाइस पार्क दिया, उस समय भी मैं स्वास्थ्य मंत्री था। फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से मेडिकल डिवाइस पार्क दिया गया, जयराम जी ने बहुत आग्रह किया था और उस समय भी इनको हमने 100 करोड़ रुपीस का आउटले दिया था। 10 फरवरी 2022 को यह स्कीम अप्रूव हुई थी और इन्होंने 2024 में, 2025 में स्कीम समाप्त होनी थी, तो इन्होंने 2024 में यह स्कीम लौटा दी। आप देखिए, ऐसे भी हमारे सपूत हैं, ऐसे भी हमारे मुख्यमंत्री हैं जो स्कीम को लौटा देते हैं। उपयोग तो क्या करना, खर्च तो क्या करना। जो चीज भारत सरकार, गुजरात में जाकर के मेडिकल डिवाइस पार्क देखिए, वो एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन गया है। इसी तरीके से अन्य जगह स्टेट्स में काम चल रहा है, लेकिन हमारे यहां उसको वापस करने का काम भारत सरकार ने किया है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि यहां की फाइनेंशियल हेल्थ को के दृष्टि से अभी तक इनके कोई भी मैनिफेस्टो में कहे गए काम एक भी लागू नहीं हुए हैं और एक भी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। हालांकि आंकड़े समझना थोड़ा सा एकदम आसान नहीं होता है, इसलिए मैं रिटन टेक्स्ट भी लाया हूं जो आपको इस मीडिया ब्रीफिंग के बाद मैं दे दूंगा ताकि आप इसका उपयोग कर लीजिए। लेकिन 2026-27 का कैपिटल आउटले 3090 करोड़ रुपए का है। यह 70% डिक्रीज है 2025-26 से, यानी आपका कैपिटल आउटले भी 70% एक साल के अंदर डिक्रीज है। और यह डिक्रीज क्यों है? क्योंकि आप एसेट क्रिएशन के लिए जो आपको पैसा दिया गया था, आप एसेट क्रिएट नहीं कर पाए और इसलिए 70% का डिक्रीज है। 88% का पैसा आप सैलरीज, पेंशन्स और कमिटेड लाइबिलिटीज में आप खर्च कर रहे हैं। टोटल डेट जो जयराम जी के समय में 37.7% था ऑफ द जीडीपी, वह आज डेट 41% ऑफ द जीडीपी हो गया है। फिस्कल डेफिसिट देखा जाए तो वह 6.5% बढ़ गया है। जो हमारी सरकार में 3% ऑफ द जीडीपी था, वो 6.5% बढ़ गया है। आप सब लोग से बेहतर कौन जानता होगा कि एमपी और एमएलए लोकल डेवलपमेंट फंड
आपके पास कितना आ रहा है और आपको कितना मिला है, ये इसके तो आप ही चश्मदीद गवाह हैं, हमारे एमएलए भाई लोग सब जानते हैं। लेकिन दूसरी ओर ग्रांट्स जो है भारत सरकार की ओर से 9.47 लाख करोड़ रुपीस अर्बन और रूरल बॉडीज को और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। उसी तरीके से 11,871 करोड़ हिमाचल को सेंट्रल असिस्टेंस स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है। इसलिए मोदी जी ने कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं छोड़ी है भारत सरकार की तरफ से हिमाचल सरकार को समर्थन देने में। मैंने आपको प्रोजेक्ट वाइज बता दिया कि इनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या है और यूटिलाइजेशन क्या दे रहे हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर के रिकंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं भेजा है। उसी तरीके से ये जो 1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी घोषित करके आए, जो बोलते हैं कि नहीं मिलता है, इनसे जो क्वेरी की गई, क्योंकि ये जब इनको बंदूक चाहिए, जब इनको रिवॉल्वर चाहिए होता है तो बंदूक का लाइसेंस मांगते हैं। ये इन्फ्लेटेड प्रोपोजिशंस भेजते हैं, जब क्वेरी लगती है तो उसका जवाब नहीं देते हैं। और उसके बावजूद भी सारी चीजें भारत सरकार की तरफ से तत्परता के साथ पाइपलाइन में डली हुई है। हम कभी भी हिमाचल को पैसा देने में कभी भी कोई गुरेज नहीं किया है, लेकिन जो दिया है वो इससे खर्च नहीं हो रहा है, ये मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया है। ये एडहॉक सरकार जो चल रही है, यहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज पर है, डीजीपी एडिशनल चार्ज पर है। वैसे तो मुख्यमंत्री खुद भी एडिशनल चार्ज पर ही है, सरकार तो दिल्ली चला रही है, ये तो यहां एडिशनल बैठे हुए हैं। उसी तरीके से आज ट्रेजरी व्हाट्सएप के मैसेजेस पर चल रहा है। ऑफिसर्स एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशन चार्जेस लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार की यह सीमा हो गई है, करप्शन की यह सीमा हो गई है, मॉरल अथॉरिटी इरोड कर गई है। कैबिनेट में मिनिस्टर झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ते हैं, सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं। इस तरीके की आज स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है। बड़ी संख्या में हिमाचल के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स दिल्ली जाने के लिए आतुर हैं, यहां छोड़ करके जाना चाहते हैं, एक्सोडस है। यह यहां की स्थिति है। और अगर मैं एक शब्द में बताना चाहूं तो एक होता है गुड गवर्नेंस, एक होता है गुड मैनेजमेंट, एक होता है बैड मैनेजमेंट। यहां तो नो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ही नहीं है, नो गवर्नेंस। गवर्नेंस नाम की चीज मुझे देखने को मिल ही नहीं रही है। और हिमाचल की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है। डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है, डिसीजनलेस गवर्नमेंट है। किसी भी तरीके से कोई दृष्टि, विजन नाम की चीज दिखती नहीं है। इस सरकार को लॉक स्टॉक और बैरल के साथ जाना है। पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने इंडिकेशन दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भारत सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हिमाचल सरकार को किसी भी तरीके की कमी हम अपनी तरफ से नहीं आने देंगे। लेकिन ये खर्च करने वाले तो बने, ये खर्च तो करें। इनसे खर्च ही नहीं हो रहा है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स ही नहीं दे पा रहे। तो यह आज की स्थिति है। मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपको एक आर्थिक विवरण दे सकूं। मेरा एक रिटन स्टेटमेंट भी है जिसमें मैंने सारी बातें डिटेल में लिखी हैं। ये आपको मिल जाएगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि आपको
अपने प्रेस नोट बनाने में और उसके लिए जो आंकड़ों की सुविधा चाहिए होगी वो मिलेगी। मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। धन्यवाद नड्डा जी। अब इसके बाद इंटरेक्शन सेशन है। सब पत्रकार मित्रों का आभार और धन्यवाद। आज भी नड्डा जी टेबल पे चर्चा करने के लिए जाएंगे और बहुत सारे पत्रकारों के बहुत पुराने मित्र हैं जो वर्तमान में हैं, उनसे निजी बातें भी करेंगे और क्वेश्चन इससे पहले कोई प्रश्न हो तो जल्दी आप पूछता हूँ। तो नेताजी, आपने जिक्र किया कि केंद्र सरकार को भी हिमाचल सरकार की मदद करने में कभी नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपके अलग अलग जो होते हैं वो दिल्ली जाकर काम रुकवाने का काम करते हैं। आपने हमारी सरकार गिराने का भी प्रयास किया था, क्या कहेंगे इस बात पर? A bad craftsman blames his tools. जो अच्छा बढ़ाई नहीं होता है वो अपने औजारों को दोष देता है। आप अपने काम में सुधार लाइए, गवर्नेंस कीजिए, अपना काम कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि एक तो हिमाचल में रिपोर्ट्स कैंसर केसेस आर ऑन द राइज बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर इन हिमाचल, तो क्या इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई स्टडी के बारे में सोच रही है या कुछ इस तरह की कोई स्टडी पहले कंडक्ट की गई? फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्कीम चल रही है पीएम प्रणाम। जो स्टेट जितना कम फर्टिलाइजर लेगा उससे जितनी सब्सिडी बचेगी वो उस स्टेट को एड के रूप में दे दी जाएगी। उपयोग सरकार को और प्रदेश को इसमें से करना है। दूसरी बात, नेचुरल फार्मिंग के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तीसरी बात कि हमारी कोशिश है कि हम जो नेचुरल फर्टिलाइजर है उस पर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड क्रिएट कर सकें। इन सब चीजों के लिए हम प्रयासरत हैं। स्टेट को आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे हमने कहा पीएम प्रणाम, तो पीएम प्रणाम में स्पष्ट है आप अपना फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन घटाइए, जितनी सब्सिडी हम आपको देते थे वो आपको हम दे देंगे, तो आप उसका उपयोग कीजिए। जहां तक कैंसर का सवाल है, मल्टी फैक्टर्स वर्क करते हैं, इसलिए सिर्फ फर्टिलाइजर ही एक विषय नहीं है। बतौर हेल्थ मिनिस्टर मैं ये कह सकता हूं मेनी फैक्टर्स आर देयर, तो उन सारे फैक्टर्स पर काम चल रहा है। हेल्थ में हम प्रिवेंशन पर जोर दे रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन पर जोर दे रहे हैं, ओवरवेट घटाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लेरियन कॉल दिया है 10% तेल अपने खाने में से हटाओ, नमक कम करो, अपना वजन घटाओ। वजन बहुत बड़ा कारण है, ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है। जरा एक्सरसाइज करो, फिट इंडिया मूवमेंट, स्टे फिट है। तो ये सारे जो हैं ये अल्टीमेटली हेल्दी लाइफ को प्रमोट करते हैं, जो अल्टीमेटली कैंसर को रिडक्शन करेंगे। और लैंसेट की रिपोर्ट ये कहती है कि कैंसर हो जाने के बाद डिटेक्ट होने के 30 दिन के अंदर भारत के 90% लोगों का इलाज शुरू हो जाता है, और यह भारत सरकार आयुष्मान भारत में देखती है। तो मैं तो सब तरफ से आपकी चिंता कर रहा हूं, अब आप कैंसर से बचो, इतना आपसे मेरा निवेदन है। सर, मैं राजेश मल्होत्रा हूँ दिव्य हिमाचल से। आपने जो बिंदु रखे इन्हीं में से 2 सवाल हैं। पहली बात, जो 1500 करोड़ का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री का था, जो आपने बात रखी, थोड़ा सा उसको स्पष्ट कर दीजिए कि इनकी तरफ से मतलब क्वेरी क्या आई थी, किसका रिप्लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं मिला, एक बात। सेकंड, बर्डबर्ग पार्क है, क्या ये सही है? वैसे तो जो डेडलाइन तय थी उससे तो डिले है ही, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिमाचल के विकल्प के तौर पर हरियाणा या किसी और स्टेट पर विचार चल रहा है, या
अभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई डायलॉग होगा कि आप इसको टाइम के भीतर या विदिन पेमेंट है? पहला क्वेश्चन क्या था? पहला सर 1500 करोड़ की क्वेरी क्या थी? 1500 करोड़ रुपए में इनको जो डिजास्टर में और डिस्ट्रक्शन में जो डिटेल्स देनी थी वो डिटेल्स नहीं दी गई। ये एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं पैसा। ये चाहते ये हैं कि तुम हमको पैसा दे दो फिर भूल जाओ और हम फिर खर्च करेंगे उसको सैलरीज में। तो हमने इनसे कहा कि भाई आपको आपके डैमेज कहां कहां है, उस डैमेज के लिए किस कितना पैसा दिया। और देखिए जो 2300 करोड़ रुपए हमने दिया था 2024-25 में, उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं आ रही है? तो ये जो इनका तरीका है कि आप और क्वेरी हम क्या मांगते हैं? क्वेरी हम मांगते हैं कि भाई इतना खर्च होगा क्या? खर्च इतना होना है, हम आप 10 चीजें और मांग लो ना। 1500 रुपए तो 1500 करोड़ रुपए तो हमने आपको दे दिया। अब 1500 करोड़ रुपए में 1500 करोड़ रुपीस में आपने क्या क्या करना है ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। और वो कितना प्रैग्मेटिक है ये तो हम जरूर देखेंगे। और हिमाचल का जो रिकॉर्ड है वो ओबीडियंस का नहीं है। हिमाचल का रिकॉर्ड है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टाइमली भेजते नहीं है। जब भेजते हैं तो वो उसका कोई मतलब नहीं रहता, तब तक प्रोजेक्ट समाप्त हो जाता है। तो ये पहला क्वेरी है। दूसरा जो आपने दूसरा प्रश्न क्या था? बल ड्रग पार्क हिमाचल से कहीं जाने वाला नहीं है। हम किसी स्टेट को देने वाले नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके पास रहे, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री रहे जो लगाए भाई, वापस भेज देने वाला ना रहे। ये लगाओ ना धरती पर। अब मैंने 25-26 से 1 साल बढ़ा दी स्कीम। मैं कितना बढ़ाता चला जाऊंगा? कंप्लीट तो करो। 1000 करोड़ रुपए खर्च करना है। देखिए यहां काम छोड़ करके बाकी सब कुछ होता है। कैसे मैं 3 साल के अंदर कोरोना में भी मैं 3 साल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर बना करके देता हूं। और कैसे आपके नाहन का मेडिकल कॉलेज, सिरमौर का मेडिकल कॉलेज, चंबा का मेडिकल कॉलेज, ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुए जो मैंने 2014 में दिए थे। तो ये बताता है स्टेट गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी। दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट स्टेट गवर्नमेंट्स इनएफिशिएंसी। और ये जो जायका में हम पैसा दे रहे हैं ना, हम एडिशनल नहीं दे रहे हैं। जो 294 में बनना, 290 करोड़ में बनना था, वो इन्फ्लेशन हो गया, उसकी भरपाई कर रहे हैं। कोई नया तीर नहीं मार रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई समय पर काम करो, जागो। दिल्ली को बोलने के बजाय अपने अफसरों से पूछो कि ये पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ, क्यों 15th फाइनेंस कमीशन का 52% वापस गया, वाई, हु इज आंसरेबल? आपने किसी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है? गुड मॉर्निंग सर। मैं दीपिका हूँ सर। मेरा सवाल ये है, किसी भी देश के विकास के लिए कल्चर और विकल्चर दोनों का वितरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है सर कि कांग्रेस सरकार जो हिमाचल में कौन सी नीति, योजना या कार्यक्रम है जिसकी आप थोड़ी बहुत सराहना करते हैं? आपको ऐसा क्या लगता है? मुझे तो इनकी कोई स्कीम ही नहीं दिखती है जिसकी मैं सराहना करूं। कोई स्कीम नहीं है। आप ही बता दीजिए कोई स्कीम इनकी हो तो मैं उस पर टिप्पणी करूं। कोई स्कीम ही नहीं है इनकी। सर आपने कहा तो इनकी स्कीम है कट मनी, कमीशन, यही इनका मिशन, ये इनकी स्कीम है। ये कैसी सरकार चल रही है जहां अधिकारी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और एक एक्शन नहीं होता। ये बताता है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर परफॉर्मेंस। शर्म आनी चाहिए।
जी Sir, I am Hemant Bharat. I have a question on both pharma and pharmaceutical industry. How West Asia crisis has impacted it, and what steps are being taken? Because there are shortage of certain drugs, prices are going high. So on that. ऐसा है, we are very much seized of the matter. The West Asia crisis has an impact world over, but we have strategized ourselves. In due time, we have re-strategized ourselves. हम इस क्राइसिस को के रहते हुए भी भारत की जनता को किसी तरीके का प्रभाव न पड़े, इसके लिए हम सक्षम हैं और हमने उसकी तैयारी कर ली है। और इसलिए किसी भी तरीके का इम्पैक्ट फार्मेसी पर, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पर, उसके साथ साथ डिवाइसेस पर, सब पर हम लोगों ने उसका ध्यान रखा हुआ है। फर्टिलाइजर्स में हम माकूल हैं। नॉन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल करके जितने भी देश हैं उनसे हम फर्टिलाइजर्स की तरफ बढ़ चले हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दायरे में नहीं आते हैं, उनसे हम फ्रेश टेंडर्स कर रहे हैं, मतलब फ्रेश उनके साथ कर रहे हैं। और हमारे पास खरीफ सीजन तक के लिए बिल्कुल माकूल फर्टिलाइजर है और हम आगे रबी की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए क्राइसिस तो है, लेकिन हमने मान लिया, हम ये भी नहीं पूछते कि ये 15 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा। हम कहते हैं वो जाने, हमारे लोगों को हम तकलीफ नहीं आने देंगे, इसकी हमारी चिंता है। और किसान को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसकी हम चिंता करते हैं। नमस्कार नड्डा जी, आप काफी दिनों के बाद आए और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतने अच्छे मुद्दे आपने हमारे लिए बताए हैं। एक क्वेश्चन मेरा है और कंसर्न भी है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लगातार डिजास्टर हो रहे हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और दूसरा उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं, जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, जिस तरह के हाईवेज की कटिंग हो रही है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज करती है कि एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाए कि व्हाई दीज इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द हिमालयन एरिया। आपका कंसर्न बहुत जायज है। मैं ऑथेंटिकेट तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं अपडेटेड नहीं हूं, लेकिन पिछले डिजास्टर के बाद इस पर कुछ स्टडी होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लोगों को लगाया है। वो रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है, एंड नॉट ओनली फॉर हिमाचल, फॉर उत्तराखंड ऑल्सो, दोनों के लिए सम इन्वेस्टिगेशन नहीं कहेंगे, सम स्टडी एनालिसिस ये तो किया जा रहा है। अब उसका अपडेट पोजीशन मैं नहीं दे सकता। मेरा नाम शिवा भारद्वाज है और मैं संवाद भारत से हूँ। आपसे सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह अलग अलग राज्यों की भी बात हो रही है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद कर दिया गया है, तो मैं कारण जानना चाहूंगी कि ऐसा केंद्र सरकार ने। और दूसरा सवाल ये, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में मंत्रियों में आपस में लड़ाई है। अभी हाल में हमने देखा कि कांगड़ा से, जिसे सत्ता का द्वार कहा जाता है, आपके तो पूर्व मंत्री और एक सांसद राकेश पठानिया और डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने खुलकर पार्टी के खिलाफ बोला और पार्टी के लोगों के खिलाफ बोला। भाजपा को अनुशासित पार्टी माना जाता है, ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ भी आप लोग एक्शन लेंगे क्या? पार्टी सजग है और पार्टी हमेशा सजगता के साथ चीजों को देखती है। इन सारी चीजों के पर नजर रखना पार्टी का काम है, वो कर रही है। सर मैं रोहित सिंह हूँ के भारत। पहला सवाल आगे से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हिमाचल के जो सांसद है वो उन्होंने आरटीजी मामले में केंद्र सरकार के समक्ष सही तरीके से पैरवी नहीं की और बड़ा अमाउंट और हिमाचल का हक इस तरीके से नैरेटिव केंद्र सरकार के खिलाफ और आप लोगों के खिलाफ धर रहे हैं कि ये सब आप लोगों की विफलताओं के कारण आरटीजी बंद हुई है।
दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप कल्चर एक लगातार कह रहे हैं कि भाजपा का पूरे देश में बहुत फैलाव हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला है। हालांकि सवाल थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हिमाचल में इन सब के बावजूद हिमाचल में संभव क्यों नहीं होगा? सबसे पहली बात, आपने जो आरटीजी की कही कि हिमाचल के एमपीज नहीं बोल रहे वगैरह वगैरह, मैं जानना चाहता हूं इन मुख्यमंत्री को मालूम नहीं था कि आरडीजी बंद होने वाली है या हो जाएगी? मालूम नहीं था क्या? ये अंधेरे में सरकार चला रहे थे? कोई एकाएक बंद हुआ है क्या? क्या जयराम ठाकुर जी को नहीं मालूम था क्या कि आने वाले समय में आरडीजी इज गोइंग टू स्टॉप? क्या ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन स्पष्ट रूप में आ नहीं गई थी क्या? और हर साल कम नहीं हो रही थी क्या? और आपको अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन में सुधार लाना था, वो लाने का काम आपका नहीं था क्या? ये तो ऐसा हुआ कि हमने आपको कहा कि आपको अब 3 महीने बाद आपकी सैलरी बंद कर देंगे, तो आप तीसरे महीने बोलते मेरी बंद हो गई। मैंने तो 3 महीने पहले बोल दिया था। 17 राज्यों में हुआ है, उसमें भाजपा शासित राज्य भी आते हैं, मेजॉरिटी है। क्या कौन से आप आर्ग्यूमेंट लेकर के आते हो? मतलब आप नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। आप सोचो कहीं मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, तो ऐसा मैं हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन इनको आप ये पूछो, बुद्धि कहां चली गई थी? मालूम नहीं था क्या? आफ्टर ऑल फाइनेंशियल डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होती है। तुम कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हो, जो हम पैसा दे रहे हैं वो आप लगा नहीं पा रहे हो। अभी मैं आपको बताता हूं, आप 5 साल बाद पूछूंगा आपसे, ये जायका का पैसा हम जितना दे करके जा रहे हैं, ये कितना धरती पर लगता है, मैं देखूंगा। कोई मॉनिटरिंग नहीं है यहां, कोई पूछता नहीं है, कोई वर्क कल्चर नहीं है। 8-8 महीने लग जाते हैं टेंडर निकालने में, और टेंडर निकल करके फिर उसको रीटेंडर करते हो क्योंकि तुम्हारा ठेकेदार नहीं आता। कमीशन, कट मनी, आप सरकार कहां चला रहे हो? आप तो भ्रष्टाचार के माध्यम बन रहे हो। तभी अफसर की हिम्मत होती है ना कि वो एक दूसरे पर आरोप लगाए। अटैची वाली सरकार है। हाँ, जी, मैं रणवीर सिंह से। अमेरिका में हमारे 3 नागरिकों की हत्या कर दी, उसके बारे में किया। और मुझे लगता है हम हिमाचल पर ही रहे तो अच्छा रहेगा। हिमाचल से आदित्य शर्मा भी है। हाँ ठीक है, अलग से बात बता। मुझे लगता है काफी हो गया। थैंक यू। हाँ अर्चना। So when the Congress government took over reins in Himachal, they reverted to the OPS, old pension scheme. What is the BJP stand on this? BJP stand is very clear, which was there in 2021 election, 22 election. 22 इलेक्शंस में जो था वो हम तो न्यू पॉलिसी स्कीम पर जा रहे हैं। अगर जिनका हो चुका है OPS में रिवर्ट, उनका क्या करेंगे? वो डिटेल्स को देखेंगे जयराम जी, आप लोग सब लोग मिलकर। दादाजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने हिमाचल से शुरू की, फिर आप इंटरव्यू करें, अब क्या वापस नड्डा जी हिमाचल आने का ख्याल रखते हैं? मैं हिमाचली हूं, लेकिन मैं दिल्ली में काम कर रहा हूं, वहीं करूंगा। मेरा सवाल है, आपने काफी डिटेल से बताया हिमाचल के फाइनेंस क्या है, तो आप जानते हैं कि हिमाचल ज्यादा कर्ज हो गया, तो क्या इस स्थिति से हिमाचल को बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार हिमाचल को कोई स्पेशल पैकेज देती, जैसे हिमाचल गवर्नमेंट मांग करती है, या अभी हिमाचल की आप इस तरह से कोई बात सामने रखी हिमाचल को स्पेशल पैकेज दिया ताकि इस खस्ता हाल आज ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है। ज्ञान जी, पैकेज नाम की कोई चीज नहीं होती, हैंड होल्डिंग होती है। हम आपका हैंड होल्डिंग करते हैं, ठीक है, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गए, हम आपको ये ग्रांट देते हैं, आपको ये डिसिप्लिन लाना पड़ेगा।
तो इस तरीके से स्कीम्स डेवलप होती हैं। आपको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा देते हैं, आपको इस मोड में इसको खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हैंड होल्डिंग होती है। उस हैंड होल्डिंग के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी के नेतृत्व में सदा तैयार है। लेकिन आपका तरीका क्या है? पैसे दे दो, पूछो मत। पैसे दे दो, पूछो मत। ऐसे तो कैसे चलेगा? तो हम तैयार हैं, हम हैंड होल्डिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको पैकेज के नाम पर हम दे दें और फिर तुम उड़ाओ मस्ती और फिर आ जाओ कि हमारे को फिर से चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नड्डा जी, डॉक्टर बिंदर जी एंड जयराम ठाकुर जी। सब लोगों के भोजन